हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर में हमने एमआईटी इंटीग्रेशन बी के 2012 के क्वेश्चन सॉल्व करे थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2013 ईयर के एमआईटी इंटीग्रेशन बी के क्वालिफाइंग राउंड्स के क्वेश्चन। तो ये 2013 के क्वेश्चन होने हैं, 2012 के हमने पहले सॉल्व कर लिए थे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम यहाँ पर। हमें इंटीग्रेट करना है log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 log एक्स। तो देखो यहाँ पर डी एक्स लिखा हुआ है ना, तो ऐसे समझना ये पूरा जो फंक्शन है ना, इसका इंटीग्रेशन हमें यहाँ पर करना है। तो पहले लॉगरिथम की प्रॉपर्टी देख लेते हैं एक यहाँ पर। सबसे पहले log x का जो इंटीग्रेशन होता है ना, उसका मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। तो log x dx किसके बराबर होता है? x log x माइनस एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो जो हमारा इंटीग्रल है ना, उसको मैं मान लेता हूँ i। उसकी वैल्यू क्या है, हमें इंटीग्रेट करना है log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स log ऑफ 2x, और इसके पूरे का हमें यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो अब पहले लॉगरिथम को सेपरेट कर लेते हैं, मतलब जो इंटीग्रेशन है वो अलग अलग लिख लेते हैं। तो पहले log एक्स स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन करेंगे, और फिर माइनस 2 तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, फिर log 2x का हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ लगा देते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पर, और इसको मैं आई लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ लगा देंगे हम। यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये पावर 2 आगे आ जाएगी, मतलब ये 2 आगे आ जाएगा। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है ये एक। तो यहाँ हो जाएगा log एक्स डी एक्स माइनस 2 टाइम्स log ऑफ 2x dx। अब इसमें क्या करेंगे, हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स x log x माइनस एक्स, और माइनस 2 टाइम्स। अब देखो, जब आप इसके अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2x आ रहा है, जबकि फॉर्मूले में यहाँ पर ओनली x है। तो जब आप इसमें 2x लगाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा 2 से यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ डिवाइड में 2 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x log ऑफ 2x, और माइनस में 2x, और प्लस में एक एक्स्ट्रा c हम यहाँ पर लगा देंगे। तो i की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेंगे ये टर्म्स। तो इन्हें अब हम सॉल्व करके लिखते हैं। ये हो जाएगा 2x log x माइनस 2x माइनस 2x log 2x, और प्लस में 2x, और प्लस में c। अब इसमें देखो क्या होगा, ये जो 2x है इससे ये 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ये टर्म, ये दो टर्म्स। तो इसमें ये 2x और ये 2x तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, log x माइनस log 2x। तो i की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2x तो कॉमन हो जाएगा, 2x कॉमन, log ऑफ x माइनस log ऑफ 2x, और प्लस में c। अब ये जो दोनों लॉगरिथम है ये क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, दोनों के बेस सेम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ i की वैल्यू हो जाएगी x log ऑफ, ये हो जाएगा x बाई 2x, और ये जो 2 है ना, ये वाला, ये जो 2 है ये कहाँ चले जाएगा, पावर में चले जाएगा। मतलब यहाँ पर 2 है, ये 2 किसके यहाँ पर पावर में आ जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, उसमें क्या होगा, अब यहाँ x कैंसिल आउट हो गया, और 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4, प्लस c। इसे किस तरह से भी लिखा जा सकता है, माइनस x log 4 प्लस c। तो इस टाइप से इसे लिख सकते हैं हम। मैंने थोड़े स्टेप्स डायरेक्टली लिख दिए हैं, पर ये हमारे पास इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ हमें क्या इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स दे रखी है हमें -1 से 3 तक। ये दो लिमिट्स है हमारे पास इंटीग्रेशन की, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। और इंटीग्रेशन में क्या आ रहा है, ई की पावर में mod x आ रहा है। तो देखो मैं इससे कैसे इंटीग्रेट कर सकता हूँ, मैं पहले इंटीग्रेट करूँगा इसे 0 से, या फिर आप ऐसे समझो 0 से ना करके पहले हम इसको करेंगे इंटीग्रेट -1 से 0 ई की पावर x dx हो जाएगा ये, और प्लस के अंदर हो जाएगा ये इंटीग्रेशन 0 से 3 ई की पावर x dx। ऐसा मैंने क्यों करा है, देखो ई की पावर mod x है, तो जब ये -1 से माइनस लेंगे तो ये टर्म हमारे पास नेगेटिव आएगा।
ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर मोड लगा लो एक टर्म इसके अंदर, यहाँ तो मोड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें एक चीज़ समझो, सपोज मैं ई की पावर एक्स का कर्व बनाता हूँ तो ये कुछ इस टाइप से बनता है, वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स का। लेकिन हमें क्या करना है, ई की पावर मॉड एक्स का कर्व बनाना है। तो वो कैसे हो जाएगा, अगर मैं लिखूँ ई की पावर मॉड एक्स का कर्व, वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर मॉड एक्स, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखो ये चीज़, ये जो टर्म है ना ये पूरा, ये तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी या फिर ज़ीरो होगी। तो ई की पावर एक्स का जो कर्व बनेगा ना मॉड एक्स का, वो कुछ इस टाइप से बनेगा, यहाँ से इस तरह से रहेगा, और इधर से ये जो पॉइंट होता है ये हमारे पास क्या होता है, 0,1 होता है, और ये इस टाइप से ये कर्व बनता है इसका। तो इस तरह से इसका कर्व बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया, हमें यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है ना, जो इंटीग्रेशन हम करेंगे -1 से 0, वो किसके बराबर होगा, उसे 0 से 1 तक इंटीग्रेट करो या फिर -1 से 0 करो, एक ही बात होती है। तो ये कर्व आप प्लॉट करके देख सकते हैं। तो इस तरह से जो लिमिट है ना वो हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर स्पेशल केस है, इसे हम लगा सकते हैं 0 से 1, और यहाँ पर अब हम मॉड हटा देंगे, ओनली आ जाएगा ई की पावर एक्स से डी एक्स। तो इसे इंटीग्रेट कर लो। अब ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, यहाँ लिमिट लग जाएगी 0 से 1 प्लस ए की पावर एक्स लिमिट 0 से 3, तो ये हो जाएगा ई माइनस ई की पावर 0 प्लस ई की पावर 3 माइनस ई की पावर 0। तो ई की पावर 3 कितना होता है, ये सबसे पहले ई की पावर 3 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा एक ई, और माइनस में आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा इस इक्वेशन का, मतलब जो इंटीग्रेशन है ये उसका फाइनल आंसर। तो मैं इंटीग्रेशन भी लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ई की पावर ई मॉड एक्स डी एक्स कहाँ से, -1 से 3। तो ये हमारे पास इस इंटीग्रेशन का आंसर हो गया। अगर आप इसको इससे चाहो तो आप इसका कर्व प्लॉट करके भी देख सकते हैं, वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर मॉड एक्स का कर्व प्लॉट करो, आपको ये समझ में आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट सोल्यूशन करवाया है, पूरा डिटेल में इसे नहीं समझाया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बस इसमें हमें क्या करना है, एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है लॉगरिथम की, मतलब जो हमारे पास डिवीजन क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन होता है वो इसमें अप्लाई होगा। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये पूरा आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। अगर सपोज मैं यहाँ पर लिखूँ d/dx ऑफ फंक्शन, क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर, देखो एक चीज़, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, log x का होल स्क्वायर आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर में तो लगा दूंगा log x, और जो न्यूमरेटर में है ना देखो, यहाँ log x आ रहा है और यहाँ पर भी log x आ रहा है, मतलब यहाँ एक दूसरा टर्म क्या आ रहा है, cos x। तो cos x का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन लिखना है। ये जो दूसरा टर्म है ना cos x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx वो कितना होता है, sin x होता है। तो इस sin x को हम ख्याल रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो ये आ गया हमारे पास sin x, और ये dx ऐसे। अब फ़ायदा क्या हुआ, ये देखो ये जो पूरा टर्म है ना, ये दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल है। मतलब अगर आप sin x बाय log x का, मैं लिख भी देता हूँ, d/dx ऑफ sin x अपॉन log x, ये किसके बराबर होता है। इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम जो डिनोमिनेटर होता है ना इसका तो यहाँ पर स्क्वायर लगाते हैं, तो ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करते हैं हम, log x को तो यहाँ एज इट इज़ लिखते हैं एक बार, और फिर जो फर्स्ट फंक्शन होता है ना जो न्यूमरेटर में होता है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, sin x, तो इसका हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, d/dx। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, और फिर माइनस के अंदर sin x को तो एज इट इज़ लिखेंगे, और log x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना देखो ये log x, इसका यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, d/dx। तो वो कितना हो जाता है, 1/x। ये हमारे पास चीज़ होती है। तो ये जो इंटीग्रेशन है d/dx ऑफ sin x बाय log x और dx, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो रहा है देखो, ये चीज़ तो क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, फिर उसका क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, sin x बाय log x के बराबर ही हो जाएगा, प्लस में c भी आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास sin x अपॉन log x और प्लस के अंदर c। तो ये इस इंटीग्रेशन का हमारे पास क्या होगा, फाइनल आंसर होगा sin x अपॉन log x प्लस में c। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो बस x की पावर का इंटीग्रेशन है, तो ये तो आपको पता ही होगा। आई होप मैं डायरेक्टली लिख के बताता हूँ इसे कैसे लिखेंगे। x³ का इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर 4/4
-3 लगाएंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स की पावर 3/3 प्लस 3 एज इट इज़, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 और माइनस एक्स और प्लस में सी तो लगाएंगे नहीं हम, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिमिट्स लगी हुई है हमारे पास, देखो -11 और 1 लिमिट्स है इसकी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 से 11। अब बस इसे क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, ये सारे मार्क्स में हटा देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 की पावर 4/4 माइनस, यहाँ पर तो देखो क्या होगा, इस 3 से तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -11³ प्लस 3/2 11 स्क्वायर -11, तो ये तो पूरी हो गई क्या अपर लिमिट हमारी। अब लोअर लिमिट इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 -1 प्लस 3/2 -1। अब इसे हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए मैं एक बार साइड में आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। हमें पता है जो 11 होता है उसका स्क्वायर तो कितना होता है, मतलब 11 की पावर 1 तो 11 ही होता है, 11 का स्क्वायर होता है 1221। ये पास्कल्स ट्रायंगल को फॉलो करता है, तो ये होता है 1331। मतलब बेसिकली क्या होगा, ये 1 और 2 को ऐड करोगे तो यहाँ 3 आएगा, इस 2 और 1 को ऐड करो तो यहाँ 3 आएगा। तो इसी तरह से आप अगर 11 की पावर 4 लिखोगे तो वो कितना हो जाएगा 1 4, ये हो जाएगा 6 4 1। ये मैंने कैसे लिखा देखो, इस 1 और 3 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 4 आएगा, इस 3 और 3 को ऐड करो तो 6 आएगा, और इस 3 और 1 को ऐड करो तो 4 आएगा। और यहाँ पर आप एक्स्ट्रा जीरोस भी लगा सकते हो, तो 1 और 0 यहाँ 1 आ जाएगा, और ये 1 और 0 यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से लिखो। अगर आप 11 की पावर 5 लिखना चाहते हैं तो वो कैसे लिखोगे, 1 5, ये कितना हो जाएगा 6 और 4। चलो 11 की 5 छोड़ो, उसमें थोड़ा चीज़ें अलग होती है। 11 की पावर 4 तक के टर्म्स हमारे काम आ रहे हैं, तो ये 11 की पावर 4 हमने यहाँ तक लिख ली है। तो बस अब इन सब टर्म्स को यहाँ पे पुट कर दोगे आप, और फिर इसका कैलकुलेट कर लो। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ, ये होता है हमारे पास 22500 होता है। तो इस तरह से मैंने ये आपको पूरा आंसर लिख के बता दिया है, मेथड भी मैंने आपको बता दिया है। बस ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ये आप खुद से ट्राई कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेशन है। रूट के अंदर हमें वैल्यू गिवन है 12 - 3x², और इसका इंटीग्रेशन 0 से 2 तक करना है हमें। तो इस क्वेश्चन को मैं कहूँगा कि एक बार आप खुद ट्राई करें, और फिर उसके बाद जो सोल्यूशन मैं करवा रहा हूँ उसे आप देखें। तो अब आई होप ये आपने ट्राई करा होगा। सोल्यूशन मैं अब आपको करवाता हूँ। तो रूट में मैंने 12 को कॉमन लिया, तो यह हो जाएगा 1 - 3x²/12 हो जाएगा। 12 को मैंने कॉमन ले लिया है रूट के अंदर, dx इज टू, अब रूट 12 को मैं कांस्टेंट बाहर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 0 से 2, और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ पर देखो क्या होगा, इस 3 से 12 कैंसिल आउट होगा तो बचेगा 4। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2² लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली उसे लिख दूंगा x/2 का होल स्क्वायर dx। अब एक चीज़ यहाँ पर समझो क्या होगा, यहाँ पर एक टर्म आ गया हमारे पास x/2, तो इस x/2 को हम क्या मान लेंगे साइन थीटा अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x/2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 साइन थीटा, और अगर मैं dx लिखना चाहूँ तो वो कितना हो जाएगा 2 कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस थीटा। तो ये सारी वैल्यूज अगर हम यहाँ पे पुट करें इस इंटीग्रेशन में, तो ये हो जाएगा √12 इंटीग्रेशन। अब एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, इसकी लिमिट्स भी हमें यहाँ पर लगानी पड़ेगी थीटा। तो अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पर देखो, पहले x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँ तो साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। यहाँ पर देखो x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 0, और x की वैल्यू को अगर मैं 2 पुट करूँ तो ये 2/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1। तो अगर यहाँ पर 1 वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/2। तो यहाँ पर थीटा की लिमिट हो जाएगी π/2, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर लिमिट हो गई हमारे पास 0 से π/2। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा देता हूँ, एक बॉक्स बना देता हूँ। यहाँ पर भी π/2 है और यहाँ पर 0 है, और जो हमारे पास वैल्यू है ये तो कितनी हो जाएगी हमारे पास कॉस थीटा हो जाएगा, और dx कितना हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखो जब आप x/2 की जगह साइन थीटा पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, और रूट में कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाता है कॉस थीटा के बराबर ही हो जाता है। अब बस इसका इंटीग्रेशन हमें यहाँ पर करना है, तो वो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखता हूँ
√12 जो होता है ना, ये कितना होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट में 3 × 4, तो ये 4 तो बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2√3। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली 4√3 इंटीग्रेशन 0 से π/2। 4 कैसे लिखा मैंने, क्योंकि देखो एक चीज़ और, यहाँ पर ऑलरेडी एक 2 आ रहा है, तो ये 2 भी यहाँ पर मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है। यहाँ पर आ जाएगा cos² थीटा d थीटा। तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 4√3, ये हो जाता है θ/2 प्लस में sin 2θ/4, और इसमें हम पुट करेंगे थीटा की वैल्यू, θ = 0 से θ = π/2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फाइनल, वो हो जाएगा 4√3। यहाँ पर 0 पुट करोगे तो दोनों क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी, मतलब ये जब आप इसके अंदर पुट करोगे ना, तो ये तो पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। रही बात अपर लिमिट की, तो उसे अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा π/4 प्लस यहाँ पर आप पुट करोगे sin π, तो वो कितना हो जाएगा 0, और माइनस में 0 लिख देते हैं, तो ये आंसर कितना हो जाएगा π√3। तो इस इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर हो जाएगा π√3। तो यहाँ पर आपको पूरा आंसर दिख रहा होगा अभी यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल है, इसे मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ इसका इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। तो एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x²/2। यहाँ पर देखो एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो ये इसका भी इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x - 3⁸ अपॉन, मैं एक बार पेन से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा x²/2 प्लस x - 3⁸ हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, -cos x होता है, और x का कोफिशिएंट हमारे पास 1 ही है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। और प्लस के अंदर सी तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिमिट्स लगी हुई है। तो यहाँ पर x = 0 से x = हमें 6 यहाँ पर पुट करना है। तो 0 पर तो अगर आप पुट करेंगे ना, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर लिख देता हूँ, ये हमारे पास हो जाएगा 18। आपको बस अब क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पर कैलकुलेट करके यहाँ पर पुट करनी है। कोई प्लस माइनस में गलती हो तो देख लेना, बाकी नहीं होनी चाहिए कोई गलती। इसका आंसर आएगा 18। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक, इसमें हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक यूज़ होगी। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से समझो, हमें पता है कि रूट में 1 + tan² x, ये किसके बराबर होता है, sec x के बराबर होता है, और ये क्या होता है 1/cos x लिख सकते हैं इसे। इसका मतलब जो हमारे पास इंटीग्रेशन है sin x रूट में 1 + tan² x dx, इसे कैसे लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन में sin x dx अपॉन cos x लिखा जा सकता है। या फिर इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, एक माइनस बाहर लगा देता हूँ, इंटीग्रेशन -sin x dx अपॉन cos x। तो मैंने क्या करा है, एक माइनस मैंने बाहर लगाया और एक माइनस मैंने यहाँ पर अंदर लगा दिया। अब क्या करेंगे हम, अगर मैं t मान लूँ किसे, cos x को, तो जो dt है वो क्या हो जाता है, -sin x dx बन जाता है। तो जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, -dt/t, और ये क्या हो जाएगा -ln t प्लस में c। तो यहाँ पर -ln t हमारे पास क्या है, cos x है, और आ जाएगा प्लस के अंदर c। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा। बहुत शॉर्ट में मैंने आपको इसका सोल्यूशन करवा दिया है। बस ट्रिग्नोमेट्री की आपको यहाँ पर क्या लगानी है, आइडेंटिटी लगानी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखो, दिखने में बहुत ही ये क्वेश्चन टफ लग रहा होगा आपको, पर ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। MIT इंटीग्रेशन भी का हम, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ईयर 2013 का। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ नहीं करना, बस टर्म्स को यहाँ पर कॉमन लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं x⁻³ कॉमन लेता हूँ, तो क्या बचेगा, x² - 1, और प्लस में यहाँ पर 1 कॉमन लेता हूँ, तो ये बचेगा x² - 1, और डिवाइड के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पर x⁻³ अगर मैं कॉमन लूँ तो क्या बचेगा, x - 1 प्लस 1 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पर x - 1 और dx एज इट इज़।
अब जो इंटीग्रेशन है उसे मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट के रूप में लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स क्यूब प्लस वन और डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वन, या एक्स क्यूब प्लस वन ना लिख के मैं लिख देता हूँ एक्स माइनस वन को मैंने कॉमन लिया तो बचा एक्स क्यूब प्लस वन और डी एक्स। अब क्या होगा यहाँ पर, इस टर्म से तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद और भी अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वन है ना, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, वही हमारे पास एलजेब्रिक आइडेंटिटी है। तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन डी एक्स बाई एक्स माइनस वन। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस एक्स माइनस वन से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन में बचेगा क्या हमारे पास, ओनली एक्स प्लस वन डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स और प्लस के अंदर एक एक्स्ट्रा सी। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा था, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर टर्म्स को कॉमन लेना है। तो आई आपको ये पूरा इसका सोल्यूशन यहाँ पर दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो ये तो लॉगरिदम का कंसेप्ट है, इसका तो हमें बस फॉर्मूला पता है, ये होता है एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, और इसमें लिमिट हमें पुट करनी है एक्स इज इक्वल्स टू जीरो से एक्स इज इक्वल्स टू वन। तो इसे सॉल्व करते हैं अब हम। तो सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू वन पुट करो, तो ये हो जाएगा लॉग वन माइनस वन माइनस ज़ीरो, बस यही वैल्यू आएगी इसकी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास लॉग वन। एक चीज़ और देखो, लॉग वन जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, ज़ीरो होता है। तो ये हो जाएगा ज़ीरो माइनस वन और माइनस ज़ीरो, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस वन। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। ये फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करेंगे, मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन वन अपॉन वन माइनस वन बाई ई की पावर एक्स, और डी एक्स इस तरह से लिखा जा सकता है इसे। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ई की पावर एक्स डी एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन। अब क्या करेंगे, लेट टी इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस वन। तो जो डी टी है वो कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो ट्रांसफॉर्म बन के क्या बन जाएगा, डी टी अपॉन टी। इसे किस तरह से लिखा जा सकता है, लॉग टी और प्लस में सी। अब जो टी की वैल्यू है वो हम यहाँ पर बैक सब्सटीट्यूट कर देंगे, मतलब दोबारा जो हमने सब्सटीट्यूशन यूज़ करा है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो वो हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस वन और प्लस में सी। तो ये आगे अब आप चाहें तो यहाँ पर मॉड भी लगा सकते हैं, यहाँ पर मॉड लगा लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मॉड्यूलस फंक्शन आएगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो 2013 के जो MIT इंटीग्रेशन बी के क्वेश्चन थे ये बहुत सिंपल है। 2012 के कंपैरिजन में कुछ क्वेश्चंस, मतलब एक आध क्वेश्चन हो सकते हैं टफ, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। तो इस क्वेश्चन में भी देखो क्या करना है हमें, ये बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 1/4 यहाँ पर लिखता हूँ। तो मैंने 4 से डिवाइड करा तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, लिमिट में हमारे वही रहेगी 0 से पाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 0 से पाई। अब यहाँ पर ये देखो, ये जो टर्म आ रहा है ना, इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स लिख दूँगा। ये हो जाएगा क्या, 1/4 लिमिट इंटीग्रेशन, मतलब हमारे पास 0 से पाई, और ये हो जाएगा साइन 2x dx। अब साइन 2x का इंटीग्रेशन हमें पता ही है, सॉरी साइन 2x का यहाँ पर स्क्वायर भी आएगा एक, तो साइन 2x का होल स्क्वायर dx। तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें पता ही है, वो होता है 1/4, ये हो जाएगा x बाय, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x/2 माइनस साइन 4x/8, और यहाँ पर लिमिट लगेगी कौन सी, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू पाई। तो मैं डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करा है। आई होप आपको ये फार्मूला याद होगा, मतलब आप इसे इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं,
तो यह आंसर हो जाएगा हमारे पास π/2 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आंसर π/8। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि ऑलरेडी मैं इंटीग्रेशन के आपको इस टाइप के जितने भी फॉर्मूला है वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। आप प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने देखे होंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर मैंने लगभग 23 वीडियोस बना के टोटल 188 प्लस इंटीग्रेशन के फॉर्मूला मैंने आपको उसके अंदर करवाए थे। 188 तो नंबर से शायद वो फॉर्मूला 200 प्लस ही होंगे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो। और वो PDF भी आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम से आप उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो नोट्स मैं बना रहा हूँ ना, ये नोट्स ये भी आपको टेलीग्राम पे मैं एज इट इज़ ये पूरी PDF मिल जाएगी क्वेश्चंस के सोल्यूशन की। तो वहाँ से आप इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, बस हमें एक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है। वो सब्स्टिट्यूशन क्या है, देखो हम t एज्यूम किसे कर लेंगे, हम π√x को t मान लेंगे। तो जो हमारे पास dt/dx आएगा वो कितना हो जाता है, पाई तो कांस्टेंट है, √x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2√x होता है। तो अगर हम यहाँ से dx की वैल्यू लिखें तो dx कितना हो जाएगा हमारे पास, पाई टाइम्स dx वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई टाइम्स dx अपॉन √x, ये हो जाएगा 2 dt के बराबर हो जाएगा। तो बेसिकली मैंने करा कुछ नहीं है, ये जो dx है ना इसे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और ये जो 2 है इसे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 dt की वैल्यू कितनी होगी, पाई dx/√x। तो यहाँ देखो पाई भी आ रहा है, dx भी आ रहा है और √x भी आ रहा है। तो ये जो तीनों टर्म्स है ना हमारे पास, इसको छोड़ के ये जो तीनों टर्म्स बचे ना हमारे पास, ये क्या बन जाएंगे हमारे पास, 2 dt बन जाएगा। और ये जो टर्म है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन t बन जाएगा। अब t की हमें लिमिट्स भी पुट करनी पड़ेगी क्योंकि लिमिट्स भी तो आ रही है हमारे पास। तो यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू को क्या पुट करोगे, 0 और 4 4 1 पुट करोगे तो t की जो दो लिमिट्स निकल के आएगी वो क्या होगी हमारे पास, 0 पे तो 0 आएगी और 4 4 1 पुट करोगे तो रूट में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √21। तो यहाँ आंसर आ जाएगा कितना, 21 पाई। तो ये हो जाएगा 21 पाई। तो जो इंटीग्रेशन है वो कहाँ से कहाँ, लिमिट कहाँ तक होगी, 21 पाई तक होगी। इस लिमिट का स्पेशल ध्यान रखना, ये 0 से लेके 21 पाई तक होगी हमारे पास। और बाकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन t dt और बाहर एक 2 भी आ जाएगा, 2 साइन t dt। अब ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, -2 cos t हो जाएगा। और t की वैल्यू कहाँ है हमारे पास, 0 से लेके t = 21 पाई तक है। अब हमें पता है कि t जो है मतलब cos की वैल्यू 21 पाई पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 -1 और प्लस में 2 टाइम्स 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 0 पर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, cos 0 कितना होता है 1 होता है, ऑलरेडी माइनस आ रहा है तो एक बार और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे अब आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा 4। तो ये भी एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमें क्या करना था, इस सब्स्टिट्यूशन को यहाँ पर यूज़ करना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब tan² x का इंटीग्रेशन करना है। तो ये भी बहुत सिंपल है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, sec² x - 1 dx। तो sec² x का जो इंटीग्रेशन होता है वो तो क्या होता है, tan x होता है और माइनस dx। तो ये हो जाएगा tan x - x और प्लस में c। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो यहाँ पर देखो हमारे पास फंक्शन आ रहा है, ये फ्लोर फंक्शन है या सीलिंग फंक्शन कह सकते हैं आप इसे। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ आपको, ये आपको खुद ही सॉल्व करना है। इसका मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पर ओनली डायरेक्ट। ये होता है हमारे पास 256/3। तो इसे मैं लिख देता हूँ DIY, डू इट योर सेल्फ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, e की पावर में जो टर्म गिवन है ना उसमें x का 4th रूट लिखा हुआ है, इसका मतलब x की पावर 1/4 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसे देखो अब हम कैसे सोल्व करेंगे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझना। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे।
देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को, 3-4 इक्वेशन यहाँ पे मैं लिखूँगा। जो फोर्थ रूट है किसका, एक्स का, उसको मैं मान लेता हूँ टी। तो इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि एक्स इज इक्वल्स टू टी की पावर 4, दोनों तरफ पावर 4 रेज कर दिया। तो जो डी एक्स है वो क्या हो जाएगा, 4 टी की पावर 3 डी टी हो जाएगा। 4 यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर दिया मैंने बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास क्या आ गई, डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब इन सबको यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा ई की पावर में तो टी आ जाएगा, और डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, 4 टी की पावर 3 डी टी। तो इसे किस तरह से लिखा जाता है, 4 टी क्यूब ई की पावर टी डी टी, इस तरह से लिखा जा सकता है इसे। अब एक चीज़ है, हमें यहाँ पर इसे इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो उसे यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से 3 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पावर 3 रिड्यूस होकर पहले 2 बनेगी, फिर 1 बनेगी, और फिर 0 बनेगी, किस में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर। तो इसका एक डायरेक्ट मेथड होता है क्या, यहाँ पर डी का मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स में लिख रहा हूँ, और एक आई का मतलब है इंटीग्रेशन डी एक्स। अब 2 फंक्शन है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ देखो क्या आ रहा है, एक टी क्यूब आ रहा है और एक ई की पावर टी आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टी क्यूब और यहाँ लिखूँगा ई की पावर टी। अब इसका तो क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 3t²। इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करो तो ये 6t, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करो 6, और फिर क्या आ जाएगी वैल्यू 0। इस तरह से यहाँ पर ये वैल्यूज़ लिखो। उसके बाद ई की पावर टी का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर टी का तो इंटीग्रेशन ई की पावर टी ही रहेगा, हर बार यही रहेगा, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन सिर्फ ई की पावर टी के रिस्पेक्ट में। एक और बार यहाँ पर लिख लो, और यहाँ पर 0 ही रहेगा, इसका बार बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आगे के सारे टर्म 0 आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से इन्हें पैटर्न को लगाना है। तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे इससे मल्टीप्लाई करो, इससे 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 और इसे इससे। तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो किस तरह से आ जाएगा, देखो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा टी की पावर 3 ई की पावर टी। तो यहाँ आ जाएगा टी की पावर 3 और ई की पावर टी। उसके बाद क्या होएगा, -t² को -ct से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, -3t² ई टी। तो यहाँ पर हो जाएगा -3t² ई टी। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये जो 6t है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, ई टी से, 6t ई टी से। तो ये हो जाएगा प्लस में 6t ई की पावर टी। और नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, -6 ई की पावर ई टी। उसके बाद 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 बन जाएगा, मतलब ये लास्ट टर्म होगा हमारे पास, -6 ई की पावर टी। तो यहाँ हो जाएगा -6 ई की पावर टी, और ये ब्रैकेट क्लोज हमारे पास। तो हम चाहें तो यहाँ से ई की पावर टी कॉमन भी ले सकते हैं, तो ई की पावर टी को कॉमन ले लो, बचेगा क्या, टी की पावर 3 -3t² प्लस 6t और माइनस का 6 और प्लस सी भी लगा लेना, एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लिमिट्स नहीं लगी हुई है। अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ है ना यहाँ पर पुट करनी है। तो देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पर टी की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर टी की पावर 3, तो वो कितना हो जाएगा, ई की पावर, मतलब ऐसे लिख सकता हूँ एक्स की पावर 3/4 लिखा जा सकता है उसे। यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ, यहाँ से नहीं, यहाँ से, तो ये जो t² है वो कितना हो जाएगा, x की पावर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इस तरह से इसे लिखा जा सकता है। और t तो है ही, और t की पावर 4 भी है हमारे पास। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करो, 4 की पावर में ये 4th रूट ऑफ x हो जाएगा, और t³ कितना हो जाएगा हमारे पास, x की पावर 3/4 -3t² कितना हो जाएगा, 3 रूट x हो जाएगा ये, और प्लस में 6t कितना है हमारे पास, 4th रूट ऑफ x -6 और प्लस में c। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा ये। आप एक बार इसे चेक भी कर सकते हैं, प्लस माइनस की कोई गलती ना हो इसमें। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसमें और इसे और तरह से लिख सकते हैं हम, अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो एक और तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे, ई की पावर में x और उसकी पावर में कितना है 1/4, और ये जो 4 है ना, ये जो मैंने बाहर लिख रखा है 4, इससे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स x की पावर
3/4 माइनस 3, ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2 लिख देता हूँ। यहाँ पर 3 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, क्यों? क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। और प्लस में ये हो जाएगा 24 एक्स की पावर 1/4 और माइनस 24 और प्लस में सी। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखो हमारे पास दो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, एक है कोसाइन है और एक कोटेंजेंट है। इनके प्रोडक्ट का हमें क्या इंटीग्रेशन करना है। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन भी आप ध्यान से समझना। यहाँ पर देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस एक्स को एज इट इज़ लिखेंगे और कोट एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिखा जा सकता है। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। अब जो कॉस स्क्वायर एक्स को अगर उसे मैं लिखना चाहूँ साइन स्क्वायर एक्स के टर्म में, तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स। अब ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये जो साइन एक्स है इसे मैं इस 1 के नीचे लिख दूंगा और फिर एक बार इस पावर 2 से इसे कैंसिल आउट करके लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। अब कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एल एन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और प्लस में एक सी आ जाएगा। यहाँ पर कॉस एक्स को एक बार मैं करेक्टली लिख देता हूँ, ये हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये चाहे तो आप इसे यहाँ तक भी आंसर, ये हमारा आंसर आ गया है। पर अगर आप इसके जो MIT इंटीग्रेशन बी के जो ऑफिशियल सोल्यूशन देखोगे ना, उसमें इसे और भी आगे सॉल्व करके हमें आंसर लिखना है। तो वो देखो कैसे सॉल्व होएगा हमारे पास। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये जो कॉस एक्स है ना, इससे पहले मैं आगे लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ln, मैं इसे वापस से साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाऊँ कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और प्लस में सी। मतलब बेसिकली मैंने करा कुछ नहीं है, ये जो कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स है ना, उसे इस तरह से लिख दिया। यहाँ पर देखो ये 1 बाय साइन एक्स तो क्या है, कॉस है कोसेक एक्स, और ये हमारे पास क्या है कोट एक्स है, ये कोट एक्स है और ये हमारे पास क्या है कोसेक एक्स है। तो इसके सोल्यूशन देखो अब क्या करेंगे आगे हम, कॉस एक्स, वैसे ये चीज़ मैं पहले करवा चुका हूँ। अगर आपने इंटीग्रेशन वाला पार्ट पहले देखे होंगे, इंटीग्रेशन वाले सारे वीडियोस, उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी अलग से, वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं उस पार्ट को। टोटल 23 लेक्चर था जिसमें मैंने 188 इंटीग्रेशन सॉल्व करवाए। तो ये जो साइन एक्स है ना, जो डिनोमिनेटर में आ रहा है, इस साइन एक्स को कैसे लिखा जा सकता है, मैं लिख सकता हूँ टू साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2, इस तरह से लिख सकता हूँ प्लस में सी। और ये जो न्यूमरेटर में टर्म आ रहा है 1 माइनस कॉस एक्स, तो इस 1 माइनस कॉस एक्स को कैसे लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती है। तो यहाँ क्या होगा, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस साइन से इसकी पावर 2 कैंसिल आउट होगी और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, ओनली साइन एक्स बाई 2। तो ये टर्म्स हमारे पास बचेंगे। तो इसे कैसे लिखा जा सकता है, कॉस एक्स प्लस ln साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 और प्लस में सी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक आंसर हो गया। या फिर इसे और भी सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें आप, तो ऐसे लिख सकते हैं कॉस प्लस ln साइन, क्योंकि लॉगरिदम के अंदर आ रहा है ना ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस ln कॉस एक्स बाई 2 और प्लस में सी। तो इस तरह भी लिखा जा सकता है इसे। या फिर आप एक और तरीका इसे लिखने का, वो क्या है, ये जो साइन कॉस है ना, ये हमारे पास क्या बन जाएगा पूरा, ये बन जाएगा tan ऑफ एक्स बाई 2। तो इसे tan ऑफ एक्स बाई 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ देखो मैंने x नहीं लगाया, तो ये हो जाएगा cos x प्लस ln ऑफ tan
x/2 और प्लस में c। तो ये 4 मेथड मैंने आपको बता दिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहला तो ये और बाकी के 3 ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी देखो हमारे पास स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आया था उसी के सिमिलर है। उसी के सिमिलर तो नहीं है, थोड़ा अलग है ये। देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व हम 2 पार्ट्स में करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 इंटीग्रेशन log x dx करते हैं और इसका इंटीग्रेशन प्लस में करते हैं log x का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ थोड़े से एक सब्सटीट्यूशन यूज़ करते हैं। इसका तो इंटीग्रेशन है ना, वो तो सिंपल हो जाएगा, 2x log x, ये तो फॉर्मूला में पता है, माइनस एक्स इतने पार्ट का, मतलब मैंने करा कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो पार्ट है ना ये इंटीग्रेशन, ये हमने यहाँ पर अभी तक सॉल्व करा है। उसके बाद प्लस में ये जो पार्ट आ रहा है ना, इसे सॉल्व करना है यहाँ पर। अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसे इसका सोल्यूशन देखो कैसे निकालेंगे। मैं क्या करूँगा, log x को t मान लेता हूँ। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e की पावर t हो जाएगी। इसका मतलब dx कितना हो जाएगा हमारे पास, e की पावर t dt हो जाएगा। तो ये तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दो, तो इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा t² और dx कितना हो गया, e की पावर t dt। अब इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था, t² को एज इट इज़ रखो, e की पावर t एज इट इज़ आएगा, फिर माइनस 2t आएगा, e की पावर t एज इट इज़ आएगा, फिर प्लस में 2 e की पावर t और ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगा, और प्लस में c लगा देंगे, 2x log x माइनस x, ये टर्म एज इट इज़ आएगा। अब हमें क्या करना है, बस यहाँ पर t की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो यहाँ पर ये जो t आ रहा है ना, इन सब t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे हम। t की वैल्यू क्या है हमारे पास, log x है, और जहाँ e की पावर t आ रहा है वहाँ हम क्या रख देंगे, x रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2x log x माइनस 2x प्लस t²। तो यहाँ से t² की वैल्यू निकालो तो वो कितनी हो जाएगी, t² हो जाएगा log x का होल स्क्वायर। तो इसे मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, इसे यहाँ पर हटा देते हैं। डायरेक्ट मैं पुट करूँगा, t² कितना हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर, और e की पावर t तो x हो जाएगा, माइनस 2 log x, और e की पावर x तो x ही रहेगा, ये अलग है और ये अलग है, प्लस 2x और प्लस में c। तो इस तरह से वैल्यू हो जाएगी। अब इसे और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, 2x log x माइनस 2x यहाँ पर हो जाएगा, प्लस में x log स्क्वायर x माइनस 2x log x और प्लस में 2x और प्लस में c। तो यहाँ पर अगर आप देखें ढंग से, तो ये जो टर्म है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो आंसर बचेगा हमारे पास वो क्या बचेगा, x log स्क्वायर x और प्लस में c। और यही क्या होगा हमारे पास इस इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस पहले हमने ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये तो हमने इजीली सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करें, ये जो 3 स्टेप्स है इनका यूज़ करा, और यहाँ पर हमने ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो पहले यहाँ t² को एज इट इज़ लिखा, फिर उसका डिफ्रेंशिएशन माइनस, और फिर उसका डिफ्रेंशिएशन वापस, फिर e की पावर t, तो सब में एज इट इज़ आएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, e की पावर t ही होता है हमारे पास। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसको सॉल्व करने के लिए बस आपको एक छोटी सी ट्रिक पता होनी चाहिए। वो ट्रिक क्या है, देखो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, x² इंटू x dx। मैंने जो न्यूमरेटर में x³ आ रहा था ना, उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, किसमें, एक x² में और एक x के अंदर। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखेंगे हम, 1 प्लस x²। तो लेट t इज इक्वल्स टू 1 प्लस x² से t मान लेंगे। तो जो dt की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 2x dx, और x dx की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, dt/2 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन है, उसमें हम यहाँ पर देखो, इससे यहाँ पर एक और इक्वेशन लिख लो, x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t-1 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले x² आ रहा है,
तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, t-1 के। तो पहले इसे लिखेंगे हम t-1। उसके बाद क्या आ रहा है, एक्स डी एक्स। तो एक्स डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, dt/2 के। तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे dt, और 1/2 को मैं बाहर लिख दूंगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ रहा है 1+x²। तो 1+x² तो किसके बराबर है, t के बराबर ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा t। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dt माइनस 1/2 इंटीग्रेशन dt/t। मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लिया, तो ये हो जाएगा 1/2 t माइनस 1/2 ln t, और प्लस के अंदर c आ जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लिमिट्स है नहीं। अब t की वैल्यू को वापस पुट करना है हमें, तो t कितना है, 1+x²। तो ये हो जाएगा x² + 1/, यहाँ पर हो जाएगा 2, और माइनस 1/2 ln ऑफ x² + 1 x² है, ये x² + 1 प्लस में c। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, x² + 1/2 माइनस 1/2 ln x² + 1 और प्लस में c। अब इसमें देखो एक चीज़ और हम क्या कर सकते हैं, ये इसका आंसर कहूँगा मैं कि पूरा नहीं है। क्यों, क्योंकि एक चीज़ देखो, यहाँ पर ये जो 1/2 आ रहा है ना, ये एक कांस्टेंट टर्म है, और हमने एक ऑलरेडी कांस्टेंट c लगा रखा है, तो इसे हमें यहाँ पर हटाना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा, x²/2 माइनस 1/2 ln ऑफ x² + 1 प्लस c'। यहाँ पर देखो मैंने क्या लगा रखा था, c लगा रखा था, वो अब c में क्या बन गया, c', मतलब प्लस क्या हो गया इसमें, 1/2 ऐड करा तो ये c' बन गया। तो ये होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। जब भी आपके पास इस तरह के टर्म आ रहा हो ना कांस्टेंट, तो उन्हें अलग सेपरेट करके एक नया कांस्टेंट c' बना देना चाहिए आपको। यहाँ पर c' लिखो, या इसके जगह आप c भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्यों, क्योंकि ये नया कांस्टेंट बन जाएगा एक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये भी एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें अगर आपको एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ लगाना आ रही है या फिर दिख रही है जो प्रॉपर्टीज़ है, तो ये क्वेश्चन भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो मैं पहले इसे सिंप्लीफाई करता हूँ। मैं इसे किस तरह से लिख सकता हूँ, x² - 2x + 2 dx से लिख सकता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं इसे फैक्टराइज करना चाहूँ या फिर एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करना चाहूँ, तो ये क्या बनेगा, देखो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखा जा सकता है इसे। आप चाहें तो इसे एक्सपेंड करें, तो ये क्या बन जाएगा, x² - 2x + 2 सॉरी x² - 2x + 1 बनेगा, और ये +1 ऐड होकर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो इस तरह से इसे लिखा जा सकता है। अब यहाँ देखो x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और ये पूरा क्या है, x - 1। तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स x - 1 और प्लस में c। तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2 स्टेप के अंदर हमारे पास आंसर आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। अब ये क्वेश्चन है ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। लेकिन उसे अप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़े से इसके अंदर चेंजेस करेंगे। वो चेंजेस क्या है, देखो मैं पहले लिखता हूँ log ऑफ sin x, ये फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास, और ये जो दूसरा वाला sin x है ना, इसे हम मान लेते हैं सेकंड फंक्शन। तो ये तो हो गया हमारे पास u, ये हो गया हमारे पास v। इसमें हम अप्लाई करेंगे क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, तो ये हो जाएगा log x sin x। उसके बाद क्या करते हैं हम, जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करते हैं sin x dx, और फिर माइनस का साइन लगाते हैं, इंटीग्रेशन log sin x। यहाँ पर देखो log sin x का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/sin x, और sin x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, cos x। और यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा, sin x dx, और फिर इसका एक और बार इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका सोल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस log ऑफ sin x, और यहाँ पर आ जाएगा cos x। मतलब sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, माइनस cos x होता है। इस तरह से मैंने इसे लिख दिया।
या फिर और सिंप्लीफाई करके अगर लिखना चाहूँ मैं इसे तो कैसे लिखा जा सकता है, इक्वल में मैं यहाँ आके माइनस कॉस एक्स लगा देता हूँ। तो ये चीज़ समझना, ये इंटीग्रेशन तो गया माइनस कॉस एक्स और ये वाला टर्म मैंने यहाँ एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर भी वही सेम चीज़ होगी, यहाँ प्लस में इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स और यहाँ पर डी एक्स। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से समझना, ये इंटीग्रेशन अभी हम थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व करा था, देखो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स। तो अगर मैं आपको ऊपर ही दिखाऊँ, ये शायद ये लास्ट सेकंड इंटीग्रल ही था हमारे पास, आ गया ये रहा, देखो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स। तो इसके इंटीग्रेशन का आंसर हमारे पास देखो क्या आ रहा था, हम ये वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे कॉस एक्स प्लस ln टेन एक्स बाई टू। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं प्लस में, कॉस एक्स प्लस ln टेन एक्स बाई टू। ये आप वहाँ से समझ सकते हैं, मैं डायरेक्टली रिजल्ट यूज़ कर रहा हूँ इसका। ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस में ये वैल्यू। तो यही इसका आंसर होगा। इसे और सिंप्लीफाई करके अगर आपको लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, कॉस एक्स प्लस ln टेन एक्स बाई टू। मतलब ये आज ईजी फॉर्मेट है, क्यों, क्योंकि ये जो माइनस वाला टर्म है ना, इसे हम लास्ट में लिख देंगे। तो ln टेन एक्स बाई टू और माइनस के अंदर कॉस एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स और प्लस के अंदर सी। तो ये हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का फाइनल सोल्यूशन है। तो मैंने यहाँ पर एक रिज़ल्ट यूज़ करा है, मैं और एक वो ये चीज़ समझा देता हूँ। तो ये जो वैल्यू होती है ये किसके बराबर होती है, ये होता है कॉस एक्स प्लस ln टेन एक्स बाई टू। तो ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला हमने यूज़ करा था उसी से हमने ये वैल्यू यहाँ पर पुट करी है। आप चाहें तो कैसे इसको इंटीग्रेट करा था हमने, इसको लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स और फिर इसके अपॉन में यहाँ पर साइन एक्स रखेंगे तो वो हो जाएगा कोसेक एक्स और माइनस यहाँ पर बन जाएगा साइन एक्स। इन दोनों का फिर क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इस तरह से हमने क्या करा था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करा था। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, न्यूमरेटर में एक्स है और डिनोमिनेटर में वन माइनस एक्स की पावर फोर गिवन है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। देखो कैसे सॉल्व किया जाए, करेंगे इसे। न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में हम क्या लगा देते हैं, आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स की पावर वन प्लस एक्स स्क्वायर और वन माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से लिखा जा सकता है इसे। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखो एक चीज़, एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी मान लूँ तो टू एक्स डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डी टी के बराबर हो जाएगा। या फिर एक्स डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ डी टी अपॉन टू। तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन हो जाएगा ये वन बाई टू इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर में तो आ जाएगा डी टी, डिनोमिनेटर में आ जाएगा कितना, वन प्लस टी और वन माइनस टी। अब इसका हम क्या यूज़ करेंगे, इसमें पार्शियल फ्रैक्शंस इसमें यूज़ कर लेंगे। पार्शियल फ्रैक्शंस का अगर हम इसमें यूज़ करेंगे तो वो किस तरह से आ जाएगी, टर्म हमारे पास कैलकुलेट हो गए, मतलब सिंप्लीफाई हो गए। तो ये हो जाएगा वन बाई फोर इंटीग्रेशन डी टी वाई। देखो मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आपको ये पूरा सॉल्व करके लिखना है। माइनस वन बाई फोर, सॉरी प्लस प्लस ही आएगा इसमें भी, वन बाई फोर डी टी अपॉन वन माइनस टी। अब इसे सोल्व कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा वन बाई फोर ln वन प्लस टी प्लस वन बाई फोर ln वन माइनस टी और प्लस के अंदर सी। अब टी की वैल्यू को मैं यहाँ पे वापस पुट करना है, तो यहाँ पर वन बाई फोर को कॉमन ले लेते हैं, ln वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ln वन माइनस। एक और चीज़ यहाँ पर समझो, हमने यहाँ पर एक एरर करी है, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा ये एक चीज़ समझो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो कोफिशिएंट कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है।
टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, टी का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो ये जो माइनस है ना वो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस के अंदर सी। अब ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 1/4 ln, ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पर हो जाएगा ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस के अंदर सी। ये हमारे पास क्या होगा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है ना, अभी हम सेम क्वेश्चन है अभी हमने ऊपर सॉल्व करा था, तो इसमें मैं लिखूँगा प्रोसीड सेम एज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करा है, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ क्या हो जाएगा। उसमें बस हमें क्या करना है, थीटा की जो वैल्यू हमने एज्यूम करी थी ना, उसके जगह हम क्या पुट कर देंगे, साइन इनवर्स x/2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4√3/8 4 साइन इनवर्स x/2 और प्लस में x रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में c। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास देखो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस आ रहे हैं और इन्हें हमें यहाँ पर इंटीग्रेट करना है। तो इसे इंटीग्रेट करने की एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो देखो क्या करेंगे, हम लिखेंगे दोनों की पावर में से एक एक पावर यहाँ पर रिड्यूस कर दो। तो बची हुई पावर्स को मैं अलग लिख देता हूँ, sec x और tan x और dx है। तो बेसिकली मैंने करा क्या है, ये जो sec की पावर 5 है ना, इसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, ये पावर 1 यहाँ पर मैंने सेपरेट कर ली और सेम चीज़ मैंने इस 10 के साथ करी है। अब ऐसा मैंने क्यों करा है, देखो ये जो पूरा पार्ट है ना, इसे इंटीग्रेशन के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, लेट t इज इक्वल्स टू, मैं मान लूँगा sec x को अगर मैं t मान लेता हूँ तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी dt की वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, sec x tan x dx नहीं आएगी क्या, यही वैल्यू आएगी हमारे पास। और चाहूँ तो मैं यहाँ से अगर मैं tan x लिखना चाहूँ, tan x की वैल्यू आ रही है हमारे पास एक, तो tan x की वैल्यू कितनी होती है, रूट में 1 सॉरी ये होती है टी स्क्वायर, मतलब sec स्क्वायर x -1 के बराबर होती है। तो ये जो tan x की वैल्यू है वो कितनी होगी, टी स्क्वायर -1 की, या फिर ऐसे भी ना लिख के हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x की वैल्यू। तो tan स्क्वायर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी स्क्वायर -1 हो जाएगी। अब इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन में पुट करेंगे। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये किस टाइप से आ जाएगा, यहाँ जाएगा sec की पावर 4, तो ये हो जाएगा t की पावर 4, tan स्क्वायर x कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर -1, और ये जो sec x tan x है ये किसके बराबर हो जाएगा, dt के। tan स्क्वायर x क्या हो गया, इस टी स्क्वायर -1 के, और sec की पावर 4 यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा dt। तो ये हो गया है इंटीग्रेशन t की पावर 6 dt माइनस इंटीग्रेशन t की पावर 4 dt। तो इसका आंसर हो जाएगा t की पावर 7/7 माइनस टी की पावर 5/5 और प्लस में c। अब t की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है, तो t हमारे पास क्या था, sec x, तो ये हो जाएगा sec की पावर 7x/7 माइनस sec की पावर 5x/5 और प्लस में c। तो ये इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ से चाहे तो आप sec की पावर कॉमन भी ले सकते हैं और एलसीएम लेके भी लिख सकते हैं। तो इसका एलसीएम लें तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 35 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, sec की पावर 5 अगर हम कॉमन ले लें, sec की पावर 5x, तो बचेगा क्या हमारे पास, ये 5 sec की पावर 7x है, तो ये बचेगा 5 sec स्क्वायर x और प्लस में सॉरी माइनस में 7 और प्लस में c। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप इसे लिख सकते हैं, एलसीएम लेने के बाद लिखा है मैंने ये।
अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें इंटीग्रेशन करना है 1/1 माइनस साइन एक्स का, और ये लिमिट है हमारे पास, लोअर लिमिट -π/4 है, अपर लिमिट π/4 है। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं। यहाँ पर ऊपर मैं लिखता हूँ 1 + sin x dx, और सेम चीज़ मैं डिनोमिनेटर में करूँगा तो क्या हो जाएगा 1 - sin² x हो जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख दिया 1 - sin x, और 1 + sin x मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 1 - sin x बन जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन हमारे पास हो गया 1 + sin x dx में। देखो इसमें लिमिट्स नहीं यूज़ कर रहा हूँ अभी मैं सिर्फ आपको डायरेक्टली कंसेप्ट यहाँ पर बता रहा हूँ। तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा cos² x। तो ये जो इंटीग्रेशन हो जाएगा ये हो जाएगा dx/cos² x माइनस इंटीग्रेशन sin x बाय cos x। मैं इसको इस तरह से लिख दूंगा, ये जो cos² x इस वाले डिनोमिनेटर में आएगा उसे मैं दो अलग अलग पार्ट्स में लिख दूंगा। तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा sec² x dx, और माइनस ये इंटीग्रेशन बन जाएगा sec x tan x dx। तो यहाँ पर sec² x का इंटीग्रेशन कितना होता है tan x, और ये sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है कितना sec x। अब यहाँ x की जो लिमिट्स है वो हम कहाँ से कहाँ तक गिवन है, हमें -π/4 से π/4 तक गिवन है। तो वो वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि -π/4 पर ये tan ऑफ -x कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, और sec क्या हो जाएगा उसी का, मतलब ये वैल्यूज़ आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ पे पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। आंसर आपके पास 2 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आज के लेक्चर का अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 25वां क्वेश्चन है। ये हमारे पास होने वाला है, लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो का। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बस हमें क्या करना है, एक सब्सटीट्यूशन यूज़ करना है। क्या सब्सटीट्यूशन यूज़ करना है वो देखो। x की वैल्यू को हम क्या पुट करेंगे, √2 sec थीटा। थोड़ा राइटिंग मेरी ख़राब है, sec थीटा। ऐसा मैंने क्यों करा है, क्योंकि यहाँ पर देखो जब आप यहाँ पे पुट करोगे ना इस जगह पर, तो ये हो जाएगा 2 sec² थीटा -2, तो 2 को कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा tan² थीटा बन जाएगा। तो ये √2 tan थीटा हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। तो इस वजह से मैंने क्या करा है, यहाँ पर ये सब्सटीट्यूशन यहाँ पर यूज़ करा है। तो अगर मैं dx की वैल्यू लिखूँ तो वो क्या हो जाएगा √2 sec थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है sec थीटा tan थीटा d थीटा होता है। और अगर मैं tan थीटा की वैल्यू भी लिख लूँ अब तो वो कितने हो जाएगी, रूट में x² - 2 अपॉन में √2। तो ये tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब वो कैसे निकालेंगे आप, ये होता है रूट में sec² थीटा -1। इस तरह से आप ये वैल्यू निकालेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला या तो पता ही होगा, ये क्लास 8, 9, 10 में पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को। अब ये जो तीनों इक्वेशन सही ना हमारे पास, उससे हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन में यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखो dx। तो dx की वैल्यू क्या है, ये रही √2 sec थीटा tan थीटा, √2 sec थीटा tan थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ रहा है x। तो x की वैल्यू कितनी है √2 sec थीटा, और अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो रूट में x² -2, इसकी वैल्यू कितनी है √2 tan थीटा के बराबर ही है। तो यहाँ पर एक और √2 tan थीटा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब इन्हें सॉल्व करेंगे हम, तो कैसे कि सॉल्व करेंगे हम, यहाँ से इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो पूरा टर्म है इससे ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो टर्म हमारे पास बचेंगे वो क्या बचेंगे, एक तो 1/√2 बचेगा, और इंटीग्रेशन में एक d थीटा बचेगा। तो ये हो जाएगा 1/√2 थीटा प्लस c। अब थीटा की वैल्यू हमें लिखनी है, तो थीटा हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे tan इनवर्स, मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ एक बार। थीटा जो होता है, थीटा वो हो जाएगा कितना हो जाएगा tan इनवर्स, आप चाहें तो सेक इनवर्स भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स x बाय और प्लस में c।
सॉरी प्लस सी नहीं आएगा, ओनली हम तो टेन की वैल्यू लिख रहे हैं ना अभी। तो ये हो गया हमारे पास क्या, टेन इन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो अब इस थीटा की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो 1/√2 टेन इनवर्स रूट में x² - 2 अपॉन √2 और प्लस में c, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर हो गया। अब जब MIT इंटीग्रेशन बी के अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो उसकी में जो आंसर आ रहा है ना, वो ये आंसर हमारे पास नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है। हालांकि ये आंसर भी सही है, पर इसमें अगर थोड़े से चेंजेस करें ना हम, तो जो हमारे पास ओरिजिनल आंसर जो है MIT इंटीग्रेशन बी का जो गिवन आया है, वो कैसे आया है, वो एक चीज़ समझो। जब हम π/2 माइनस ये जो टेन इनवर्स की वैल्यू है ना, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, π/2 माइनस टेन इनवर्स √2 टेन इनवर्स √2 बाय रूट में x² - 2 और प्लस c, इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो बेसिकली मैंने करा क्या है, ये जो दोनों टर्म है ना, इनका यहाँ पर रेसिप्रोकल ले लिया, तो ये हो जाएगा π/2 में से ये माइनस करनी पड़ेगी ना वैल्यू। ये क्या होती है, इसकी आइडेंटिटी होती है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो ये हो जाएगा -1/√2। अब एक चीज़ समझो, ये π/2 से जब ये 1/√2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो एक कांस्टेंट टर्म बनेगा। ये जो कांस्टेंट टर्म है वो इस c के साथ ऐड होकर नया एक कांस्टेंट c' बन जाएगा। तो बचा क्या, ये पार्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -1/√2 टेन इनवर्स ऑफ √2 बाय रूट में x² - 2 और प्लस में c" लगा देता हूँ मैं। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक फाइनल आंसर हो जाएगा इस इंटीग्रेशन का। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था आज किस लेक्चर का, MIT इंटीग्रेशन बी का ये लास्ट 25th क्वेश्चन था। तो सारे क्वेश्चन हमने लगभग 1 घंटे के अंदर सॉल्व कर लिए हैं। 25 क्वेश्चन थे ये। कई क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, जैसे ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया, ये क्योंकि सेम है ये हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 के सिमिलर है ये हमारे पास। उसके अलावा एक आध क्वेश्चन मैंने और छोड़ दिए थे जो मैंने आपको नहीं करवाया, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ये आपको खुद ट्राई करना है, ये मैंने नहीं करवाया है। बाकी सारे क्वेश्चंस के मैंने आपको सोल्यूशन बता दिए, सबके आंसर्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे ईयर 2014 के क्वेश्चंस का। तो इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से जाके आप इंटीग्रेशन के जो मैं ऑलरेडी 200+ फॉर्मूला जो मैंने आप डिस्कस कर रहे हैं, वो वीडियोस आप सारे देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे इंटीग्रेशन के आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। ये जो PDF है, ये जो PDF मैंने अभी बनाई है, मतलब ये जो नोट्स है, इनकी PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, उस पर आप जुड़ सकते हैं। अभी शायद नहीं मिल रही होगी, शायद 3-4 साल के क्वेश्चन हो जाएंगे तब मैं वो वीडियो ये PDF अपलोड करूँगा। ये देखो, ये हमारे लास्ट लेक्चर था जो हमारे 2012 के क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व करे थे। ये 2012 के क्वेश्चन के नोट्स हैं जो हमने लास्ट क्लास के अंदर सॉल्व करे थे, और आज की क्लास के जो क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ से स्टार्ट करे थे, यहाँ से 2013 से, यहाँ से आज की क्लास में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करे। तो ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, और यहाँ पर ही मैंने आपको पूरे समझा दिया। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ये PDF। इसके अलावा उसके ऊपर एक और जो इंटीग्रेशन वाले जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला की एक और PDF है, वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।